किसी भी कंट्री की सिविलाइजेशन या हिस्ट्री की बात करें तो उससे लिटरेचर को हम पूरी तरह से डिटैच नहीं कर सकते। किसी भी कंट्री में जो कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट लिटरेचर पर जरूर पड़ता है। ऐसा ही कुछ रेनेसां मूवमेंट के आने से हुआ था। रेनेसां का लिटरल मीनिंग है रिवाइवल और रिबर्थ। इट मीन एंशियंट टाइम से रिलेटेड जो भी नॉलेज पास्ट में एग्जिस्ट करती थी उसकी रीअवेकनिंग, मतलब उसके बारे में पुनर्जागरण होना, इसी को हम रेनेसां कहते हैं। रेनेसां आने के साथ ही लोगों ने एंशियंट राइटर्स और फिलोसोफर्स, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो, सिसरो, एरिस्टोटल, सोफोक्लिस, एरिस्टोफेन की राइटिंग्स को दोबारा अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। इस पीरियड में पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट आदि ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ था। इंग्लैंड में रेनेसां मूवमेंट की बात करने से पहले आइए हम रेनेसां की ओरिजिन की बात करते हैं कि ये कहां और क्यों सबसे पहले स्टार्ट हुआ। रेनेसां मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई। अगर हम 14th सेंचुरी के इटली की लोकेशन देखें तो उस समय इटली की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ही कन्वीनियंट थी। इटली बाइजेंटियम सिटी और बाकी यूरोप को अरब वर्ल्ड से एज अ ट्रेड रूट कनेक्ट करता था। इटली ट्रेड रूट होने की वजह से जैसे जैसे ट्रेड फ्लरिश किया, इटली की कुछ सिटीज फॉर एग्जांपल फ्लोरेंस, मिलान, रोम, ये भी बहुत ज़्यादा वेल्दी हो गई। मर्चेंट्स बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और उन्होंने अपनी वेल्थ को आर्ट, पेंटिंग, आर्किटेक्ट और नए नए डिज़ाइन की कैथीड्रल बनाने में लगाना शुरू कर दिया। और इधर क्या हुआ कि टर्क्स ने, जो तब ऑटोमन अंपायर के नाम से जाना जाता था, ने बाइजेंटियम अंपायर पर अटैक करना शुरू कर दिया। फाइनली टर्क्स ने बाइजेंटियम अंपायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल पर अपना कब्जा कर लिया। टर्क्स के डर से कि कहीं ये एंशियंट पेंटिंग, कल्चर और ऐसे सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय ना कर दें, इसलिए एंशियंट स्कॉलर्स ने वहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। स्पेशली दे स्टार्टेड मूविंग टू इटली, क्योंकि यहाँ की वेल्थ और फैसिलिटीज़ ने इन स्कॉलर्स के यहाँ सेटलमेंट को आसान कर दिया। इन स्कॉलर्स के सेटलमेंट के साथ ही इटली में भी एंशियंट लर्निंग और रीडिंग को लेकर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया, जो कि रेनेसां का यानी कि चेंज का एक कारण बना। हमें एक बात याद रखनी होगी कि जब भी किसी भी तरह का कोई चेंज और मूवमेंट आती है तो उसके लिए एक सिंगल फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर चेंज का कारण बनते हैं। और रेनेसां के केस में भी ऐसा ही हुआ था। जैसे कि एक रीजन तो ये फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया, दूसरा रीजन था रेफर्मेशन। मार्टिन लूथर किंग रेफर्मेशन के एक लीडिंग फिगर थे। वो चर्च की करप्शन से बहुत नाखुश थे और उनका मानना था कि प्रीस्ट, फादर ये सब करप्ट होते हैं और ये अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग रिलीजन और बाइबल को एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह क्रिश्चियनिटी ट्रेडिशनल कैथोलिक बिलीफ से प्रोटेस्टेंटिज्म की तरफ लूथर के एफर्ट से बढ़ने लगी, क्योंकि मार्टिन लूथर ने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन पर अटैक किया था। उनका मानना था ट्रस्ट दाई सेल्फ। इस तरह उन्होंने इंडिविजुअल पर फेथ किया। उनका मानना था कि गॉड से कम्युनिकेट करने के लिए प्रीस्ट या चर्च की जरूरत नहीं है। एक इंडिविजुअल जो है उसमें इतनी कैपेबिलिटीज होती है दैट ही कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद गॉड विदाउट एनी मेडिएटर। तो ये रेफर्मेशन इस टाइम पीरियड के दौरान चेंज का कारण बना। एंड थर्ड इज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म मिडीवियल एज से 14th सेंचुरी में एकदम जो बदलाव आया ना, उसके लिए ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी का कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको रेनेसां की बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि अब इससे क्या हुआ कि शिफ्ट जो है गॉड सेंटर्ड यूनिवर्स की जगह मैन सेंटर्ड यूनिवर्स पर हो गया। अब मेन जो स्टडी का फोकस था दैट वाज इंडिविजुअल। नेक्स्ट फैक्टर जो है जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इन चेंजेस के लिए, वो था अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। 1450 में गटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन की, जिससे क्या हुआ कि थ्रू आउट यूरोप जो है वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गया। डेफिनेटली प्रिंटिंग प्रेस के आने से पब्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से ये न्यू आइडियाज़ जो इमर्ज हो रहे थे वो बहुत ही क्विकली पूरे यूरोप में फैल गए। एक और चीज़ जिसने इस रिवाइवल में और चेंज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, दैट वाज अ न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, या यू कैन से इमर्जेंस ऑफ साइंस। यह भी बदलाव का एक मेजर रीज़न था। इटली में कोपरनिकस ने ऑलरेडी कह दिया था कि सन नहीं बल्कि अर्थ और बाकी प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस की इस थ्योरी को सही माना था। 14th सेंचुरी से पहले लोगों को लगता था कि सन अर्थ के
आसपास रिवॉल्व करता है। लेकिन इस डिस्कवरी के साथ ही लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया। सिर्फ यही नहीं, और भी इस इरा के दौरान बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी। कोलंबस ने भी अमेरिका को डिस्कवर किया था, और भी नई नई डिस्कवरीज हुई थी जिससे लोगों की थिंकिंग जो है वो चेंज होने लगी। इसके अलावा रेनेसां मूवमेंट पेंटिंग में भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लेकर आई। जहाँ तक इटली का सवाल है, जहाँ पर रेनेसां मूवमेंट शुरू हुई थी, वहाँ पर आर्ट और पेंटिंग, इन सब चीज़ों में ही रेनेसां ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। इस टाइम पीरियड के दौरान इटली में बहुत ही फेमस पेंटर्स जैसे कि गियोटो, माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंची इमर्ज हुए। लियोनार्डो दा विंची को तो रेनेसां पीरियड का बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव और गिफ्टेड फिगर माना जाता है। सबसे अहम बात, लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक पेंटर ही नहीं थे, उनका एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जहाँ तक रेनेसां लिटरेचर का सवाल है, तो इटालियन पोइट पेट्रार्क को रेनेसां एज की फिगर माना जाता है। उन्होंने सोनेट को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड किया था और उनको हम रेनेसां ह्यूमनिज्म का फाउंडर भी मानते हैं। पेट्रार्क के अलावा जोवानी बोकाशियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे। पेट्रार्क और बोकाशियो ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने वर्नैकुलर को लैटिन लैंग्वेज से ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी। बोकाशियो का डिकैमरॉन आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है उस टाइम पीरियड का। बोकाशियो और पेट्रार्क के अलावा दांते वॉज ऑल्सो अ की फिगर ड्यूरिंग द रेनेसां लिटरेचर। अगर हम स्पेनिश लिटरेचर की बात करें तो उस समय मिजाल दी सर्वेंटीज एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे। अगर हम इंग्लिश रेनेसां के बैकग्राउंड की बात करें तो ये हमें पता है कि रेनेसां की शुरुआत इटली से हुई थी। इटली से जर्मनी, जर्मनी से फ्रांस होते हुए ये इंग्लैंड में आया था, लेकिन इट टुक ऑलमोस्ट सेंचुरी टू रीच इंग्लैंड। मतलब इतना टाइम उसको इंग्लैंड में आने में लग गया था, और ऑलमोस्ट इंग्लैंड में रेनेसां 16th सेंचुरी में आया था। लेकिन इटली की तरह यहाँ आर्ट, आर्किटेक्ट, ये सब चीज़ों की बजाय लिटरेचर और थिएटर पर रेनेसां का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पोइट्री और ड्रामा लिखा गया। यहाँ तक कि विलियम कैक्सटन जो थे, जो प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे इंग्लैंड में, उसकी वजह से भी रेनेसां यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। अगर मैं ब्रीफ में इस टाइम पीरियड के दौरान हुए फेमस रेनेसां राइटर्स की बात करूं जिनकी राइटिंग में रेनेसां स्पिरिट नज़र आती थी, तो वो थे विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन, जॉन डन, थॉमस वाइट, थॉमस मोर, थॉमस किड, फिलिप सिडनी, बेन जॉनसन, स्पेंसर, चैपमैन, मिल्टन, एंड्रू मार्वल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रेट राइटर्स थे जिन्होंने रेनेसां एज के दौरान अपने राइटिंग्स को लिखा। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जाननी, रेनेसां मूवमेंट को हम सिर्फ एलिजाबेथन लिटरेचर या एलिजाबेथन एज के साथ ही एसोसिएट करके नहीं देख सकते, क्योंकि बेसिकली रेनेसां मूवमेंट की जो शुरुआत है वो हेनरी 7 के रूल के दौरान ही हो गई थी। पर क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल के दौरान रेनेसां बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया था, इसलिए हम एलिजाबेथन एज को रेनेसां का फ्लावरिंग टाइम कहते हैं।